हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। लेकिन मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों साइंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि 10th क्लास की साइंस के अंदर आपको 4 पोर्शन पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला पोर्शन होगा वो है केमिस्ट्री का, सेकंड जो है वो आपके पास फिजिक्स का, थर्ड जो है वो होगा आपके पास बायोलॉजी का। दैट मीन्स कि उसके अंदर आपको बॉटनी और जूलॉजी की भी एक दो चैप्टर जो है वो मिलने वाले हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, एक दो चैप्टर आपको उसके भी देखने को मिलेंगे। मतलब हमारी 10th क्लास की जो साइंस है वो 4 बेसिक साइंस से मिलकर के बनी हुई है, बेसिक पोर्शन से मिलकर के है पूरी। हमने ये स्टार्ट करना है सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन, आफ्टर दैट हम जो है वो एक एक करके स्टार्ट करते रहेंगे। लेकिन इस पोर्शन को स्टार्ट करने में अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास समझना होगा हमें 9th क्लास के किसी कंसेप्ट को। आई होप आपने 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस के बारे में पढ़ा होगा। दैट मीन्स कि एटम्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, मैटर किससे कंसिस्ट होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। उस क्लास में आपने कुछ केमिकल लॉज के बारे में भी पढ़ा था, डेफिनाइट प्रोपोर्शन के लॉ थे, डेफिनाइट मास के लॉ थे कि कोई जो कंपाउंड है वो डेफिनाइट मास के अंदर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से ऐड होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं अभी जो 9th क्लास का वो पोर्शन है उसको तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री है इन रियल, जो क्या है आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस की वो ब्रांच है। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of atoms या फिर molecules and their transformations। तो क्या है कि केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप किसके बारे में या तो स्टडी करते हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, और या फिर क्या करते हो आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों साइंस का, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास के अंदर वो है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। मैं आज आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ खास बातें नहीं बताने वाला, क्योंकि आज हम करेंगे इस चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक पोर्शंस के बारे में जो 9th क्लास में हमने किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी एटम या आयन पर जो चार्ज पाया जाता है उस चार्ज से रिलेटेड हम बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करूं, तो उस केमिकल रिएक्शन के होने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो इन रियल डिपेंड करता है उस चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लीजिए आपके पास जिंक मेटल है, ठीक है ना, जिंक क्या है, मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में है। अगर हमने इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया, ये क्या है, HCl आपके पास क्या है, एसिड है डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, तो क्या होगा नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ZnCl2 प्लस में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन मिल जाएगा। क्या लिखा मैंने लिखा कि एक मेटल है, ठीक है ना, और मैंने क्या कर दिया, उस मेटल को किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया जिसके अंदर क्या भरा हुआ था बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। और जब भी मैं जिंक को डालता हूं तो क्या देखने को मिलेगा कि मैंने ये किया कि इसके ऊपर ना एक फ्यूनल लगा दिया। क्या किया हमने, इस पर एक फ्यूनल कीप लगा दी, उस कीप के ऊपर पाइप लगा करके यहाँ पर पानी का एक टब ले लिया, उसके अंदर इस पाइप को ला करके छोड़ दिया। क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बबल्स क्रिएट होना शुरू हो गए। नहीं पता कैसे क्रिएट हुए, है ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि बबल्स बने, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, कोई गैस बनी। वो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि वो गैस कौन सी है हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन मैं तो बस इतना बता रहा हूं कि हमने क्या किया था, सिर्फ 2 चीजें ली थी, उन दोनों चीजों को मिक्स किया तो एक नई ही चीज बनी जो थी हमारे पास हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड। ये चैप्टर बस हमें यही सिखाएगा कि ये बना कैसे,
इन रियल ये बनता ही क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होते ही क्यों है, हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होते हैं इसको 9th क्लास में बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हम हमारे इस लेक्चर के अंदर अगले जितने भी लेक्चर होंगे उनमें देखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। समझ में आई बात है? केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो कैसे होते हैं, कौन कौन सी टर्म है और कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके पास कुछ बेसिक चार्जेस के बारे में, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के बारे में हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस का वो ब्रांच है जो क्या करता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे ये आपके पास क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जिंक क्लोराइड या हाइड्रोजन गैस कैसे बना, इनके बारे में जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सम टाइम एक डेफिनेशन और लिख देता हूं, केमिस्ट्री को कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसको क्या कहा जाता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया केमिस्ट्री के बारे में। तो आज मैंने कहा जैसा कि मैं चैप्टर के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, हम कुछ बेसिक चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज शायद आपको ऐसा लगे कि ये चार्ज हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन कल जब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो बेसिक पोर्शन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ मेटल्स और उन पर पाए जाने वाले चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बेसिक जो बातें आएंगी वो भी सीखते रहना। मान लीजिए आपके पास जो है मेटल है, यहां पर मैं मेटल लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं उसका एब्रिविएशन लिख रहा हूं और आफ्टर दैट जो उस पर क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है, हम वो बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखना, बता दी जाएगी बाद में, कि जो चार्ज होता है इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। बता भी दिए इसके बारे में, लेकिन बाद में बता दूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा क्यों कि जितना भी किसी मेटल पर चार्ज है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है पोटासियम, मेटल क्या है, पोटासियम है, ठीक है ना। जो पोटासियम मेटल है इसका एब्रिविएशन क्या होता है आपके पास, के होता है। इन रियल पोटासियम पर जो चार्ज पाया जाता है वो कितना पाया जाता है बच्चों, प्लस का 1 पाया जाता है, याद है ना बातें। अच्छा इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं, हमने ये चार्ज निकाला कैसे था, मैं 9th क्लास के पोर्शन में चलता हूं एक बार। हमने ये देखा था कि जो पोटासियम है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है बच्चों, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। दैट मींस कि पोटासियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे उस समय, हमने देखा कि 11 ही थे, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है ना बच्चों बातें। तो अब मैंने ये देखा कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो हम करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन की करनी है, 11 इलेक्ट्रॉन की। पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट क्या याद है ना, KLMN आपके पास क्या थे, सेल्स थे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के बाहर जो है वो क्या होते हैं, भरे होते हैं। मान लो ये आपके पास पोटासियम का एटम है, इस पोटासियम के एटम में ये क्या था, न्यूक्लियस था, है ना, जिसके अंदर क्या पाया गया था, जिसमें मिलता है आपको प्रोटॉन एंड क्या मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये है सेल्स, जिसमें पहली सेल को जिसका ये n का वैल्यू 1 होता है उसे K सेल कहा जाता है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या मिलते थे बच्चों, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते थे, ठीक है ना। फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं, इसी के बारे में थोड़ा टाइम और लगा देता हूं इस पे। हमने देखा था कि किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके लिए फॉर्मूला देखा था, वो था 2n²। क्या था वो, 2n², ठीक है ना। अगर बात है K की, तो K पहली शेल है, इसलिए n का वैल्यू कितना, 1। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों,
2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब कितना, 2 1 जा 2, मतलब कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हो ना क्या होती है, कि किसी न्यूक्लियस, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने भरे होते हैं, कैसे भरे होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और हम पोटेशियम के बारे में बात कर रहे थे, क्यों, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि उस पे चार्ज कैसे आता है और उसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब बात आती है एल की, तो एल जो है इसके लिए एन का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ये जो है आपके पास क्या है, एल सेल है, क्या है, एल सेल। तो इसके लिए नंबर जो है वो कितना है, 2 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 2 जा कितना होता है बच्चों, 8 होता है। दैट मीन्स कि सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं आपके पास, 8 आते हैं। क्लियर है। थर्ड सेल चलते रहिए, जब n का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होगा बच्चों, 18 होगा। लेकिन ये 18 सब डिवाइडेड होता है ना, 8 के अंदर और कितने के अंदर, 10 के अंदर। इन रियल इसमें होते हैं पहले 2, फिर आते हैं 6 और फिर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10। ये हालांकि 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में डिटेल से। हमने क्या देखा कि LM में टोटल इलेक्ट्रॉन वैसे तो कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी, ठीक है ना, वो भी करेंगे बात। वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर 2 है तो भी स्टेबल है, 6 है तो भी स्टेबल है, और अगर बाद में भरूं तो 10 भी भर सकता हूं। टोटल कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐसे, वो M सेल के अंदर भरे जाते हैं। क्लियर थी बात है। चलिए देखिए, ये इतना टोटल 8 ही लिखा जाता है इसको, वैसे टोटल को एक साथ काउंट करके बाद में देखेंगे कि कैसे होता था ये। अच्छा, हमने देखना था कि 11 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट के अंदर कितना, मैंने कितना भरा, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। आफ्टर दैट कितना बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगले सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 होगा। यहाँ देखो, यहाँ ना 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, पता है ना, रिवॉल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। सेकंड सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 8 है, ठीक है। और थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब देखो ये कंप्लीटली फिल्ड है सेकंड, फर्स्ट भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। कैसे, क्योंकि के में 2 आते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हमने भर रखे हैं, नोट हमने मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एल में कितने हैं, 8 है, लेकिन क्या एम पूरा भरा हुआ है, नहीं ना, क्योंकि एम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए थे, 8 या फिर 18 भरने चाहिए थे मुझे, लेकिन यहाँ तो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात है। तो यहाँ से मुद्दा आता है किसका, स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी क्या है इसके बारे में देखो जरा। हम ना क्या करने वाले थे, कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो इस चैप्टर में काम आने वाली है। 9th क्लास का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ आपको। अब ना स्टेबिलिटी का मतलब क्या है वो देखो। जिंदगी के अंदर, हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर, सराउंडिंग के अंदर कोई भी चीज देखो बेटा, हर एक चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी बात कर लो, आप क्या चाहते हो कि हम ना 10th करें, फिर क्या करें 11th करें, फिर 12th पढ़ें, उसके बाद क्या हो, एक ढंगी डिग्री करें, बढ़िया सी डिग्री, और उसके बाद क्या हो, हमारी लाइफ जो है उसके अंदर वो एक ढंगी सी जॉब आए और हम क्या हो जाएं, सेटल हो जाएं। दैट मीन्स कि वांट टू बी क्या, स्टेबल। क्या होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो। पंखा चल रहा था, ठीक है ना, बंद करते हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, जैसे स्विच ऑफ किया वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। रीजन, क्योंकि वो पहले किसी फोर्स के कारण रोटेट कर रहा था, लेकिन अब वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। समझ रहे हो बात है। पूरा दिन काम करते हैं, रुकना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। एवरीथिंग, चाहे वो मैटर के बारे में बात हो, ठीक है ना, किसी भी मैटर के बारे में, चाहे मैं ये बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं, एटम की बात कर दूं, वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, मान लो मैंने, ऑक्सीजन क्या है बेटा, रिएक्टिव गैस है। क्या है, रिएक्टिव गैस है, जो मेरे चारों तरफ वातावरण के अंदर पाई जाती है, हमारे सराउंडिंग के अंदर पाई जाती है। इस ऑक्सीजन गैस की अगर बात करूं ना, तो ये मान लो कि यहाँ पर आपके पास लोहा पड़ा था, ये क्या करेगी, उस लोहे के साथ ऑक्सीजन करेगी, उसको फेरस के ऑक्साइड में क्या कर देगी, कन्वर्ट, उसके जंग लगेगा, मतलब समझ रहे हो बात है। मान लो कहीं उसको जिंक मिल गया, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन है
ये स्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेबल होता तो ये बाकियों के साथ क्या करता, रिएक्शन नहीं करता। समझ रहे हो? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो उतना ही काम करेगा भाई, उतनी छलांग लगाएगा, है ना, कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा क्या करेगा, खुद को मतलब बिजी रखेगा, ये बोल लो, ठीक है ना। चलिए देखिए कि जो ऑक्सीजन है इसके पास पैसा जो है वो है रिएक्टिविटी। क्या है? रिएक्टिविटी। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब ये ढंग से बैठ के नहीं रह सकती। क्या करेगी? अलग अलग मेटल्स के साथ क्या करती रहेगी, रिएक्शन करती रहेगी, और अपनी एनर्जी को, जिसके कारण ये रिएक्टिव हुई थी, उस एनर्जी को क्या करेगी, कम करेगी। और जिसकी एनर्जी कम होती है ना, वही क्या होता है, स्टेबल होता है। दोबारा समझो बात को, कि हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है। अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल नहीं रह सकता, उसे किसी काम को करके, कार्य को करके एनर्जी को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और स्टेबिलिटी लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टेबिलिटी आने से जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या, मतलब स्टेबिलिटी लाना क्या जरूरी है, कि स्टेबिलिटी को लाया कैसे जाता है, किसी वर्क को करके, किसी कंपाउंड को बना के। अगर मैं मैटर की या एटम्स की बात करूं ना, तो एटम्स क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को बना करके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर है बातें? स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया। अब मैं ना वापस सोडियम पे चलता हूं। हमने क्या देखा कि सर जो सोडियम है, आज का ना नोट्स नहीं बनाना आपको, इस पोर्शन का बनाना होगा, सिर्फ उसके नहीं बनाने, आपको सिर्फ क्या है, समझना है, ठीक है। कि जो आपके पास क्या है, सोडियम है, उसमें क्या 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसे क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो इस सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती, ना ही इस सेल में कोई, क्योंकि ये तो कंप्लीटली फिल्ड है दोनों। तो कौन सा नहीं है, जो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें 18 होने चाहिए थे। मैं बोल दूं कि आपको 18 रुपए की जरूरत है, आपके पास 1 रुपया है, क्या आप स्टेबल रहोगे? नहीं, आप 17 और लाओगे, है कि नहीं? या फिर क्या करोगे, जब 17 नहीं मिलेंगे तो हताश हो जाओगे, बोलो यार ये रुपये भी किसी को दे दे, कम से कम किसी के पास जो कमी है ना उसका तो काम पूरा हो। समझ लो बात? ये वही तो केस ये है कि अगर उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन उसे मिल नहीं सकते तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को। क्लियर? अब आओ एक और नए कंसेप्ट पे, कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। और जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज के। क्लियर? अब क्या हुआ, अंदर है न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन हैं, 18। मैंने प्लस लिख दिया, 18 प्लस थे मेरे पास। फिर क्या हुआ, 2 आए, सॉरी नोट 18, सोडियम के केस में कितने हैं, 11 हैं, पोटाशियम के केस में। फिर 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 माइनस बन गए। फिर 8 इलेक्ट्रॉन आए, 8 माइनस बन गए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, -1 लेते हैं ना, वैसे लोग माइनस चार्ज लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन था, वो बाहर पड़ा था। तो इसका मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, जितना नेगेटिव चार्ज, सॉरी, जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज कहाँ था, बाहर था। सिस्टम जो है वो न्यूट्रल था, एटम जो है वो क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब पोटासियम पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन ये तो क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को देता है तो क्या बनेगा बच्चों, इसके पास 2 8 और 0 रह जाएगा। अपना ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, देखेंगे किसको दिया, बाद में ढूंढ लेंगे, कहीं तो मिलेगा हमें। लेकिन अभी तो इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, लेकिन प्रोटॉन नहीं दिया। याद रखना, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वहां से प्रोटॉन निकलता नहीं है, सिर्फ क्या एक्साइट होते हैं, क्या निकलते हैं किसी एटम से, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि जब इसने 2 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला माइनस का 10 हो गया सर। पोटाशियम के पास प्रोटॉन कितने थे, 11 थे, मतलब प्लस का कितना हो गया, 11। टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन ने, 10 माइनस ने 10 प्लस को तो खत्म कर दिया, उसके प्रभाव को तो, लेकिन फिर भी 1 प्लस 1 प्रोटॉन का चार्ज बच गया। इसका मतलब पोटाशियम पे चार्ज कितना है, प्लस का 1 है। क्लियर? अब यहां इस प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, ये लिख लेना।
प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। समझ में आई बात? ये जो ऊपर लिखा होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। क्या ये बात समझ में आई? आई होप ये समझ में आई होगी बात आपको। दोबारा देखो, हमने 9th क्लास का पोर्शन पढ़ा जिसमें हमने देखा कि जो पोटासियम है 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझा कि कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद में मैंने आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि स्टेबल होना चाहती है हर एक चीज। स्टेबल कब होती है? जब वो 18 एक रुपए वाली मैंने बात बताई आपको। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो नहीं सकते तो ये स्टेबल तो होगा। कैसे होगा? या तो इलेक्ट्रॉन दे करके, या बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले करके स्टेबल होगा। अब 7, 8, 10, 17 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है किसी को 1 रुपया दे दे, 17 रुपए लेने से अच्छा है इतना खर्चा क्यों करना खुद पे? तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि माइनस की कमी आ गई। और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो पोटासियम पर क्या आएगा, प्लस का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे आएगा। क्या ये क्लियर है बात आपकी? समझ में आई ना बात ये? तो देखते हैं, अभी मैं एक सेकंड एग्जांपल और देता हूं आपके सामने। टेंथ का ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना बेटा, मैंने बहुत सारे ना मतलब स्टूडेंट से सुना है कि सर हमें तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। केमिस्ट्री समझ में आएगा कैसे? जब 9th का हमें पहले पोर्शन पता होना चाहिए, हमें वो अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर के हम 10th, 11th और 12th की केमिस्ट्री को बढ़िया से कर पाएंगे। और अगर एक बार आपका इंटरेस्ट चला गया ना केमिस्ट्री से, मैं 100% कह सकता हूँ आप 10th के बाद उस इंटरेस्ट को बना ही नहीं सकते। फिर आपको हमेशा लगेगा कि केमिस्ट्री सबसे हार्ड है, हालांकि बिल्कुल सिंपल सा है। और वैसे एक बात तो है, केमिस्ट्री जो है वो लॉजिकल नहीं है ना, इतनी ज्यादा लॉजिकल नहीं है। तब थोड़ी सी बोल सकते हैं कि सर मुश्किल है, लॉजिकल बातें नहीं होती, जल्दी जल्दी कुछ भी बोल देती है केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगला एग्जांपल लिया मैंने बच्चों क्लोरीन का, ठीक है ना। क्लोराइड आयन का लिया, जिसका एब्रीविएशन मैंने क्लोरीन Cl है। प्योर फॉर्म में कैसा पाया जाता है, Cl2। इस पे चार्ज कितना, 0। क्लोरीन पे चार्ज कितना, 0। 2 क्लोरीन मिल करके क्या बनाती हैं, Cl2 बनाती हैं। आइए क्लोरीन की तरफ आते हैं। ये है आपके पास क्लोरीन जो, ठीक है ना। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपके पास कितना, 17। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 है। मैं बोल दूंगा कि माइनस के 17 हो गए। तो बच्चों अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा कि K के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर दैट M के अंदर कितने आएंगे आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर बात है? मैंने क्या कहा था कि स्टेबिलिटी जो है वो 2, 8 और कितने इलेक्ट्रॉन से ली जाती है, 10 से। 2, 6 और 10 से, है ना। इसका मतलब 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है, इस रेंज में आता है। तो अगर M के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये कंप्लीट क्या होता, स्टेबल होता। समझ में आई ना बात ये? तो लेकिन इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। बना लेना आप इसको, चेक करना अच्छे से कि सर लास्ट सेल के अंदर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए इसे क्या चाहिए, इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ना बात ये? कारण क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है, 8 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा है वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को किसी न्यूक्लियस से निकाल, किसी एटम से निकाल पाना, चलो ठीक है, मान लिया कि किसी एनर्जी अमाउंट दे करके, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो मुझे टेम्परेचर, हीट या एनर्जी उसको देना पड़ेगा। 1 निकालने, 2 निकालने, 3 निकालने, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकाले जा सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है उसके लिए, है ना। और पॉसिबल ही नहीं है वो, फिजिबल मतलब वो चीज ही फिजिबल नहीं होगी हमारे लिए। समझ रहे हो बातें? तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 18। और 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने के कारण माइनस का भी चार्ज कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब क्या समझे आप कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। चार्ज इस पे कितना है, -1 है। मतलब क्या है, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है ना बातें? अब हमें कोई पूछे
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 17 ही है। क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं, 17 ही है। लेकिन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 होने चाहिए थे। एक माइनस का चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना बच्चों बात ये? तो ये है कंसेप्ट किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। ये है कंसेप्ट किसका, चार्ज का, कि किसी भी मेटल, नॉन मेटल या एटम के ऊपर जो चार्ज है, एलिमेंट पर जो चार्ज है, वो क्या हमें डिस्क्राइब करता है। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मींस कि उतने इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर रखे हैं, इसी कारण से उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। और माइनस का मतलब क्या होता है कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, एक्सेप्ट कर रखे हैं। क्लियर है बच्चों बात ये? तो आइए हम चलते हैं आगे के पोर्शन के ऊपर। अगला जो टॉपिक है, हम ना कुछ इन्हीं कंपाउंड्स के चार्जेस पढ़ने वाले हैं, तो आप याद रखना, ठीक है ना। आप इनको अच्छे से नोट भी करना, ये जरूरी है हमारे लिए। कल का जो लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे, बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बार आती है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, याद रखना। ये 10th के बोर्ड में आपको बैलेंस करना आए ही आएगा, उसके अंदर क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम चांस है उसके। उससे पहले आपको पता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला मेटल है वो क्या है, पोटाशियम, जिसपे चार्ज क्या होता है, प्लस का 1। सोडियम, सोडियम पे चार्ज कितना होता है आपके पास, प्लस का कितना होता है, 1 चार्ज होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, माइनस का 1। क्लोरीन या क्लोराइड आयन, ठीक है ना, क्लोराइड आयन वैसे ही है। आफ्टर दैट अगर बात करें किसकी, फ्लोरीन की, तो कितना होता है, -1 क्लोराइड आयन, ठीक है ना, फ्लोरीन। इसके बाद बात करो ब्रोमीन, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, ब्रोमीन। ब्रोमीन पे चार्ज कितना, -1। एक ही फैमिली से है बेटा, आयोडीन, ठीक है ना, तीनों चारों क्या हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो हैं। चार्ज कितना, -1। चलिए ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है एल्युमिनियम का, प्लस का 3 होता है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, कितने में 2 8 3 इलेक्ट्रॉन देगा, कितना बचेगा, 3 चार्ज आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। इसके बाद है आपके पास कॉपर। कॉपर जो है वो क्या है, 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, प्लस का 1 2 भी और प्लस की 1 भी, लेकिन कॉमन क्या होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके बाद क्या है आपके पास, जिंक है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है आपके पास, आयरन है, आयरन प्लस की 2 एंड प्लस की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कहा जाता है फेरस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझ गए ना, जो चार्ज है इन पर, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रखे हैं, दैट्स द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। आफ्टर दैट क्या है आपके पास, फेरस की अगर बात, ये 3 पॉजिटिव की बात करें तो इसे कहा जाता है फेरिक। क्या बोलते हैं इसको, फेरिक। फेरस के ऊपर 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा OH, जिसको कहा जाता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। आफ्टर दैट SO4 पे चार्ज कितना होता है, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव, माइनस का 2। इसे क्या कहते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सल्फेट। ऑक्सीजन पे कितना होता है, माइनस का 2 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है माइनस का 2 चार्ज। हाइड्रोजन पे कितना होता है, प्लस का 1। हाइड्रोजन पे चार्ज पाया जाता है कितना, +1 चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास कुछ और, वो है हमारे पास लिथियम। अगर लिथियम मेटल की बात करें तो कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज इस पे पाया जाता है। और कौन कौन से कॉमन है जो यूज आते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है ना, Mg पे चार्ज कितना होता है बेटा, प्लस का 2। कैल्शियम कितना चार्ज होता है, प्लस का 2। इस मेटल का नाम क्या है, मैग्नीशियम नाम है, ठीक है ना। आफ्टर दैट इसका नाम क्या है आपके पास, कैल्शियम, ठीक है। चलिए ये हो गया, मैग्नीशियम पे चार्ज प्लस का 2 है, कैल्शियम पे चार्ज कितना है, प्लस का 2 हो गया। अगर बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है ना, तो वैसे तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा आपके पास, माइनस का 3 होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना ये नाइट्रोजन गैस है। लेकिन प्योर फॉर्म में बच्चों याद रखना एक चीज, इन प्योर स्टेट, इसके अंदर प्योर स्टेट के अंदर जो चार्जेस होते हैं किसी भी एटम या मेटल के ऊपर, वो क्या लिए जाते हैं, 0। एंड आफ्टर दैट डायटोमिक है, कितने एटम है इसमें, 2 हैं क्लोरीन के, इसलिए डायटोमिक बोलते हैं। डायटोमिक, इस पे चार्ज 0 है।
उसके बाद क्या है, फ्लोरीन भी डायटोमिक है, ब्रोमीन भी क्या है, डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी क्या है, डायटोमिक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब पर चार्ज क्या पाया जाता है, जीरो चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना। फिर प्योर स्टेट की बात कर लो, लिथियम कुछ नहीं है, ना दिया इलेक्ट्रॉन ना दिया, जीरो है। कोई भी मेटल की बात करो, अगर उस मेटल ने ऑक्सीडेशन नहीं किया, रिडक्शन नहीं किया, तो चार्ज क्या होता है उस पे, जीरो होता है, ठीक है ना। कार्बन की बात करें ना, तो कार्बन क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आप याद रखना कि 4 बनते हैं इसके साथ बॉन्ड जो बनते हैं, ठीक है ना, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ये दिख नहीं रहा साइड बोर्ड के अंदर, नाइट्रोजन के बाद दिख रहा है, तो ये है आपके पास कार्बन। कार्बन में क्या है आपके पास, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है बच्चों। 4 कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके बाद कुछ और, कैल्शियम हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है। कार्बोनेट की अगर बात करें, CO3 नेगेटिव, क्या कहते हैं इसको, कार्बोनेट आयन कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, कार्बोनेट आयन। और कार्बोनेट आयन पे चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है आपके पास कुछ मेटल्स के बारे में हो गया, चलिए ठीक है। इसके बाद है आपके पास एक और बैरियम। बैरियम पे भी क्या होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है ना। बैरियम। एक है आपके पास बेरिलियम। बेरिलियम पे क्या होता है, +1 चार्ज पाया जाता है। तो ये वो कॉमन से चार्जेस हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है, जो आपने 9th क्लास में इनका तरीका पढ़ा होगा, देखा होगा कि ऐसा क्यों है। अब इनके लिए हमें जो पता होने चाहिए वो है एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि कोई अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। आप जब इनको लिखो तो अच्छे से याद रखना कि किसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी को गेन किया, किसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी को गेन किया। आज आप इन चार्जेस को अगर याद कर लेते हो ना, तो मैं 100% कह सकता हूं कि कल जब भी हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग को सीखेंगे, आप मिनिमम जो काम आप 1 घंटे में सीखने वाले थे ना, अगर ये आपको कंप्लीटली चार्ज याद है तो आपको तरीका नहीं, आपको कोई शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आप इन हाफ आवर के अंदर ये देख लोगे कि इन रियल वो बैलेंस हुए कैसे और क्यों बैलेंस हुए। हालांकि चार्ज को देखकर बैलेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो 11th क्लास का है ना। हमारे लिए 10th क्लास में कुछ शॉर्टकट मेथड्स बताए गए हैं, लेकिन हम क्यों करें उन शॉर्टकट मेथड्स को, जब हमें इन रियल उतने ही टाइम का यूज करके अगर हम सही तरीके को सीख सके, तो आई होप ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी इसको लेकर के, जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के अंदर। आप इसको ध्यान से करना, ध्यान से समझना, इन चीज़ों के नोट्स बना लेना, लिख लेना एक बार, और कल से जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। चलिए, थैंक यू।